डाल्टन का याद है? डाल्टन की परमाणु संरचना के बारे में क्या क्या पढ़े थे? क्या क्या है बताओ? परमाणु अविभाज्य है, और फिर क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेता है, परमाणु भाग नहीं लेता है। उसके बाद परमाणु किस अनुपात में है? सरल गुणित अनुपात में है। उसके बाद और क्या पढ़े थे? एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग नहीं हो सकता, यानी समान होगा, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान कभी समान नहीं हो सकता, जो कि इनका पूरा का पूरा नियम सब उल्टा सीधा रहा। समस्थानिक संभारिक जैसे जैसे खोज हुए, इनके पूरे नियम तहस नहस हो गए। इनका कहानी कब से है? 1807 बात नहीं, 1807 के बाद अब क्या करोगे? सीधा हम लोग आएंगे 1897 में। 1897 में किनका एक्सपेरिमेंट है? जे थॉमसन। अब देखो जरा जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देख लो, वो किस हिसाब से क्या दिमाग लगाते हैं, और इसी के चक्कर में वो पड़े रहते हैं कि जब ये कह दिए कि अविभाजित है, तो कहीं न कहीं सही ढंग से पूरी चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। यानी इनका जो भी परमाणु संरचना था, वो हर घटनाओं का सही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से कई वैज्ञानिक आए और तरह तरह के अपने क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपने निष्कर्षों को निकाले। उन निष्कर्षों से फिर कुछ घटनाओं की व्याख्या हुई, कुछ घटनाओं की व्याख्या नहीं भी हो पाई। सबसे मेन क्रांति का काम कौन करते हैं? जे थॉमसन, जहाँ से डाल्टन का पूरा परमाणुवाद क्या जाता है? समाप्त हो जाता है। तो जे थॉमसन करते क्या है? देखिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 11th में दिया होगा ना, कैथोड किरण तथा इलेक्ट्रॉन की खोज, कैनाल किरणें, प्रोटॉन ऐसे है। देखो, सबसे पहले एक वैद्युत विसर्जन नलिका तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? वैद्युत विसर्जन नलिका। वैद्युत विसर्जन नलिका में, अर्पित बात मत करो, वैद्युत विसर्जन नलिका में सबसे पहले ऐसे एक चेम्बर रहता है, ठीक है? केमिस्ट्री का है, थोड़ा सा निकाल कर आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे दो प्लेटें रहती है ना जी, एक बैटरी के धन सिरे से जुड़ा रहता है, जिसका नाम एनोड रहता है, एक ऋण सिरे से जुड़ा रहता है, जिसका नाम क्या रहता है? कैथोड, ठीक है? और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप, जिसे कहा जाता है निर्वातित नलिका, यानी इसकी सहायता से अंदर की हवा को खींच करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। जब अंदर की हवा को खींच करके बाहर निकालोगे तो अंदर वायु दाब कम होता चला जाएगा, ठीक है ना? और वायु दाब कम करते करते लगभग ये 1 मिलीमीटर, यानी हवा का दाब क्या रहता है इस चेम्बर के अंदर? 1 मिलीमीटर रहता है। और जब 1 मिलीमीटर से भी कम दाब कर देते हैं तो कोई वैद्युत विसर्जन नहीं होता है, और जब 1 मिलीमीटर से ज़्यादा दाब रहता है तब भी कोई वैद्युत विसर्जन नहीं होता है। सिर्फ किस पर होता है? 1 मिलीमीटर पर ही होता है। इसका रीजन लास्ट में भी समझा देंगे क्यों ऐसा होता है। अब जो धन सिरे से जुड़ा है उसका नाम क्या है? कैथोड है। जो ऋण सिरे से जुड़ा है उसका नाम क्या है? एनोड है। इनका अपना सिद्धांत क्या था, लॉजिक क्या था कि इसके अंदर रहेगा हवा। क्या रहेगा? हवा रहेगा। हवा में क्या है? विभिन्न गैसें हैं। हवा में क्या है? विभिन्न गैसें हैं। जब हम क्या करेंगे? बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करेंगे तो बीच की गैसें क्या हो जाएंगी? आयनित होंगी। आयनित होंगी। कोई चीज़ आयनित कब होता है? केमिस्ट्री पढ़ो जब इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। आयनन ऊर्जा पढ़े होगे ना, उत्तेजन विभव पढ़े हो कि नहीं? चलिए, तो सबसे पहले बहुत कम दाब पर इसमें वायु के कण रहते हैं यहाँ पर, और जब धीरे धीरे हम क्या करते हैं? हम नहीं, कौन? जे थॉमसन क्या करते हैं? इसके अंदर के दाब को कम करते हैं, तो दाब कम होने पे गैसें क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी भाई ना। और धीरे धीरे यहाँ बैटरी से वोल्टेज क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो ये देखते हैं कि एनोड के पीछे, यानी वो एनोड पर एक होल कर देते हैं, इस प्लेट पर थोड़ा सा क्या कर देते हैं? होल। क्यों होल कर देते हैं? कि यदि कुछ नया निकलेगा इन गैसों में से, इन गैसों के परमाणुओं में से यदि कुछ नया निकलेगा तो क्या हो जाएगा? इधर होल करे हैं तो इधर आ जाएगा निकल करके, और इस साइड होल करे हैं तो इधर चला जाएगा। ध्यान समझना, कितना बढ़िया दिमाग लगाया। अब कुछ समझ में आ रहा है?
कि यदि परमाणुओं में से कुछ निकलेगा, अब भाई कुछ का मतलब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही, अब मैं डायरेक्ट क्यों बोल दूं इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि हम कहानी किसकी बता रहे हैं, थॉमसन की। तो थॉमसन के विचारों के अनुसार मुझे बोलना पड़ रहा है। क्या वो दिमाग लगा कि यदि परमाणुओं में से, एटम में से कुछ नया निकलेगा, पहली बात तो डाल्टन साहब कह दिए कि कुछ नहीं निकलने वाला है क्योंकि ये अविभाजित है, और इनका प्रयास क्या है कि कुछ अगर निकल जाए तो काम बन जाएगा। अब क्यों इन्हें लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ निकलेगा, क्यों? क्योंकि जो डाल्टन साहब का अपना परमाणुवाद रहा वो हर घटनाओं की सही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा था, जिससे अनुमान होता था कहीं न कहीं इरर है। और इरर मतलब कहीं मूल सिद्धांत ही तो इरर नहीं है, बिल्कुल इरर था, विभाजित तो है। अब वो कहें कि यदि कुछ निकलेगा तो कैसे पता चलेगा वो निकल के किधर जाएगा, तो इसकी तरफ क्या करें, होल करें एक बार, जिसे कहा जाता है कि एनोड प्लेट पर एक बारीक छिद्र कर दीजिए। और जैसे ही एनोड प्लेट पर एक बारीक छिद्र कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देखते हैं कि बहुत हाई वोल्टेज पर यहाँ वैद्युत विसर्जन होता है। वैद्युत विसर्जन के कारण यहाँ पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। एनोड के पीछे जो निर्वातित कांच की नलिका होती है वहाँ पे हरे रंग की क्या उत्पन्न होने लगती है, प्रतिदीप्ति। ग्रीन कलर का एक क्या होता है, इसे बोलते हैं फ्लोरेसेंट। क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंट। एक स्फुटदीप्त चमक आने लगता है, ग्रीन हरे रंग का। अब हरे रंग का ये आया, हाई वोल्टेज पर आया, नॉर्मल वोल्टेज पे हो ही नहीं रहा है, या हाई वोल्टेज है इसमें दाब ज्यादा कर दे रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है, या दाब एकदम कम कर दे रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है। इन तीन बातों का बड़ा महत्व है, इन तीन बातों का बहुत ही महत्व है। क्या बहुत उच्च प्रेशर है तब भी नहीं हो रहा है, प्रेशर 1 मिलीमीटर से भी कम कर दे रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, और जब इतना मॉडरेट रख रहे हैं 1 मिलीमीटर तो यहाँ हरे रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों है? तो भैया 1897 तक डाल्टन साहब थे ही नहीं, 90 साल वो लगभग क्या करे, एक छत्र उनका नियम चला, मगर 1897 तक जहाँ तक हमें लगता है, श्योर तो नहीं है, मगर वो नहीं थे। तो किससे पूछने जाए भाई, बहस किसने का जो सिद्धांत दिया उसी से बहस करते, तो नहीं। तो फिर क्या हुआ, अब इस पे जे थॉमसन अपना क्या करते हैं, वक्तव्य देते हैं। क्या देते हैं, वक्तव्य। अब कहते क्या है कि परमाणुओं में से कुछ निकल रहा है। क्या बोले, परमाणुओं में से, ये नहीं बोले इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मगर तुम लोग हो ना बस शुरू से लेकर लास्ट तक चिल्लाओगे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कुछ निकल रहा है, जो निकल रहा है वह ऋण प्रकृति का होगा। क्यों? क्योंकि वो किधर आ रहा था, धन पेट की तरफ आ रहा था, यानी वो ऋण प्रकृति का होगा बस। और जो ये ऋण प्रकृति का आया, अब समस्या ये है कि ऋण प्रकृति वाले को थॉमसन देख भी नहीं पा रहे। 1897 तक कौन सी बहुत बढ़िया सूक्ष्मदर्शी आ गई थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तो बाद में आए, उनके पास ऐसा उपकरण ही नहीं था कि उसे क्या करें, देख लें। बस ये अपना इमेजिनेशन कर देते हैं कि ये श्योर है कि ये क्या होगा, ऋणावेशित कण होगा, बस इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा उन्हें नहीं पता था। नाम क्या है, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। टॉपिक का ध्यान दो ना। तो यानी कैथोड किरण, सिर्फ जे थॉमसन क्या कहते, कैथोड किरण कहते, क्योंकि ये किरणें किधर से आ रही थी, कैथोड की तरफ से आ रही थी बस। और ये ऋण प्रकृति की हैं, ये सिद्ध करे थे। एक चीज और सिद्ध किए थे वो, जो ये चमक उत्पन्न हो रहा है तरंग है। अब आप कण प्रकृति, तरंग प्रकृति सब जान गए हो। अब उनके सामने ये भी समस्या था कि ये चमक जो है, जो ऋणावेशित कण है, वो तरंग है कि कण है। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप प्रकाश विद्युत प्रभाव पर से देखिए, मतलब बुक का सिलेबस इतना प्यारा है ना, 12th का सिलेबस जो है, ये एक टॉपिक जो रखे गए हैं इतने अच्छे ढंग से रखे गए कि आप शुरू से देखिए तो आपको मिलेगा कि हाँ यार पूरी मूवी है ये, स्टेप बाई स्टेप। कि ये क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कण प्रकृति, उसके पहले तरंग प्रकृति, de Broglie दोनों प्रकृति। अब दोनों प्रकृति जब आ गया तो इनके सामने थॉमसन कुछ चैलेंजिंग था कि अब बताओ ये कण है कि क्या है, तरंग है। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, केमिस्ट्री का पोर्शन है, थोड़ा समझा देना। एक होता है माइका। माइका मतलब कि नॉर्मली वो दिमाग क्या लगा है, यदि ये कण होगा, क्या होगा, कण, तो कण में संवेग होगा कि नहीं, बोलो। कण है तो संवेग होगा, संवेग होगा तो संवेग परिवर्तन की दर होगा, संवेग परिवर्तन की दर होगा तो क्या होगा, बल होगा, और बल होगा तो गतिशील करेगा ही।
तो करते क्या है ना, इसी वैद्युत विसर्जन नलिका में बीच में एक माइका की बहुत हल्की पत्ती लगा देते हैं और लगा करके फिर विसर्जन करते हैं और देखते हैं कि ये पत्ती क्या होने लगी, घूमने लगी। यानी सिद्ध कर दी कि जो आ रहा है वो कण है, तरंग नहीं। फिर यहाँ कण है तो चमक क्यों उत्पन्न कर रहा है? इसका जवाब नहीं दे पाया, इसका जवाब थॉमसन नहीं दे पाया कि कण है तो यहाँ चमक क्यों उत्पन्न हो रहा है, तोड़ ताड़ के बाहर आ जाता है काश हनुमान जी की तरह। फिर इसका चमक कहाँ से देंगे? अब देखो फिर मॉडर्न में आ जाओ, आप तो सब पढ़े हो केमिस्ट्री में, नॉर्मली 11th में पढ़ ली हो, 12th में पाए हो। तो मॉडर्न में क्या है, कहा जाता है ना कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उनकी कई तरह की ऊर्जा कक्षाएं होती हैं ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आता है तो अपने साथ क्या लेकर के आता है, एनर्जी। और एनर्जी ला करके इस कांच के परमाणुओं को देता है, किसके? कांच के परमाणुओं को। और कांच के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन उसे अवशोषित करके कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। और जब बाहर निकलते हैं तो वही क्या होता है, तरंग के रूप में रोशनी फेंक रहे हैं। थॉमसन नहीं बताए थे। ये चीज़ों की व्याख्या कब हुई? बहुत आगे चल करके 1935 या 65 के करीब इन सब चीज़ों की व्याख्या हुई। भाई जब इनका आ गया, क्या कहते हैं, नील्स बोर का परमाणु मॉडल आ गया, NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। फिर ये पता चला कि छोटे छोटे पैकेट के रूप में बोहर के क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या हुई, तब जाकर के चीज़ों की व्याख्या हुई। तो सिर्फ जे थॉमसन क्या करे थे, ये बताए थे कि परमाणु विभाजित है। क्यों विभाजित है? क्योंकि भैया परमाणु पहले भी था। जब हम हाई वोल्टेज लगा दिए तो ऐसे कंडीशन क्या हो गया, इसके अंदर से ही तो कुछ निकल रहा है, बाहर से निर्वातित कर दिए हैं, बाहर से कुछ आ नहीं सकता है। अंदर सिर्फ और सिर्फ परमाणु है, गैस है। हम अगर इसमें से क्या हो रहा है, कुछ जो चमक उत्पन्न हो रहा है, यानी परमाणुओं में से कुछ न कुछ तो निकल ही रहा है ना समझ में? परमाणुओं में से कुछ तो कुछ निकल ही रहा है। कुछ बेवकूफ लोग आया थॉमसन से बहस भी करे कि परमाणु से निकल रहा है कि कांच से निकल रहा है, आप ये बताइए। तो थॉमसन एक चला, वो क्या ये बताओ कि जो कांच है क्या वो परमाणु से नहीं बना है? वो भी तो परमाणु से ही बना है। अब ये चाहे वायु से निकल रहा हो या कांच से निकल रहा हो, और अगर कांच से निकलेगा तो इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, हर जगह निकलेगा, तो हर जगह चमक उत्पन्न होना चाहिए। यही क्यों उत्पन्न हो रहा है? देख लो कैसे कैसे से बातें हैं, कितने तर्क हैं, तब जाकर के क्लियर होता है कि नहीं, वायु से ही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा दाब है तो भी नहीं निकल रहा है, और एकदम कम कर दे रहे हैं। एकदम कम मतलब 1 मिलीमीटर से कम करने पर इसमें बचे ही नहीं गैस। और जब गैस नहीं बचे तो कहाँ से निकलेगा? और बहुत ज़्यादा कर देंगे तो निकलेगा जहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। आ रहा नहीं समझ में? तो 1 मिलीमीटर करने पर यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पहुँच करके चमक उत्पन्न करते हैं। तो जा करके सिद्ध हुआ कि वायु के परमाणुओं, वायु में जो भी गैस है उसके परमाणुओं से कुछ विलावेशी चीज़ निकल रहा है, जो कि क्या है, कैथोड की तरफ से आ रहा है, कैथोड किरण है। आगे चल करके जे थॉमसन इसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहले विलावेशित कण कहते हैं, फिर कैथोड की तरफ से आया तो कैथोड किरण कहते हैं, फिर इसी को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। इनके सामने इलेक्ट्रॉन कहने के बाद एक गहरी समस्या खड़ी हो गई। क्या गहरी समस्या खड़ी हो गई? कि पूरे परमाणु के ऊपर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि परमाणु से क्या निकल रहा है, ऋण आवेश निकल रहा है। तो परमाणु को माइनस होना चाहिए था, भाई इसमें से ऋण निकाल रहे हैं। तो फिर ये चूंकि ये प्रयोग पर है, इसमें कोई कल्पना था नहीं, गलत करेंगे। तो तुरंत जे थॉमसन एक परिकल्पना देते हैं। क्या कहते हैं कि जितने इसमें ऋणावेशित कण हैं उतने ही धनावेशित कण हैं। हाँ, तभी तो उदासीन होता है। तुम्हें क्या लगा परमाणु उदासीन नहीं होता है? सोडियम उदासीन ही है, मगर जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अब समस्या देखो, एक चीज तो ये सिद्ध कर दिए, मगर धन आवेशित कण की ये क्या कर दिए, परिकल्पना। क्या कर दिए, परिकल्पना। अब इन्हें ये तो सिद्ध करें कि धन आवेशित कण है तो कहाँ है, कैसे है। अब समझा, एक चीज को तो बता दिए ऋणावेशित कण है, उनके सामने गहरी समस्या थी किसकी, धनावेशित कण की। और धनावेशित कण जो होता है वह कुछ नहीं था, परमाणु ही था। या तुम लोगों को लगता है कि गोल्डस्टीन धन कणों की खोज कौन किए थे, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज भी गोल्डस्टीन करते हैं। रदरफोर्ड को नाभिक का श्रेय जाता है, नाभिक की खोज कौन की है, रदरफोर्ड करे हैं। तो गोल्डस्टीन साहब क्या करें, अब थोड़ा सा वो भी देख लो, फिर इस पर हम आते हैं। गोल्डस्टीन यानी एक ये लॉलीपॉप फेंक दिए मार्केट में कि माइनस तो है, और चूंकि परमाणु उदासीन है
यानी इसके अंदर जितना माइनस है उतना प्लस होना चाहिए, और है मगर कहाँ है वो थॉमसन नहीं दिखा पाया। उसके क्षेत्र में कौन आते हैं? गोल्डस्टीन आते हैं। सेम वही एक्सपेरिमेंट वो भी करते हैं, बशर्ते वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सर थॉमसन क्यों नहीं बढ़ा पाया? थॉमसन के समय वान डे ग्राफ जनित्र था ही नहीं। सर ये क्या है? ये एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बहुत उच्च विभव को आप उत्पन्न कर सकते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग सेकेंड पेपर अभी पढ़े नहीं है, उसी में है। वान डे ग्राफ जनित्र लगभग 10 लाख वोल्ट जनरेट कर सकता है। 10 लाख बताया तो कई बार इसकी चर्चा में, लार्ज हाइड्रो कोलाइडर में हम चर्चा करें हैं। 10 से 20 लाख वोल्ट जनरेट करेगा। अब थॉमसन के समय नहीं था तो कहाँ से इतना वोल्टेज जनरेट कर ले भाई? जो एटॉमिक बैटरी थी उसी हिसाब से करे, बस इलेक्ट्रॉन हल्का होता वो निकल के चला आया, उसके गुण को पता कर लिए। गोल्डस्टीन को जब वान डे ग्राफ जनित्र या इसी जैसी और युक्तियाँ मिली जिसकी सहायता से बहुत हाई वोल्टेज क्या कर सकते थे? उत्पन्न कर सकते थे। तब उन्हें और कुछ मिला। क्या मिला? गोल्डस्टीन कहते हैं कि भाई साहब यही नहीं चमक उत्पन्न हो रहा है, इधर भी एक तो चमक उत्पन्न हो रहा है, इस साइड भी एक चमक उत्पन्न हो रहा है। अगर इसका वोल्टेज बहुत उच्च कर दें, यहाँ हरे रंग का, तो यहाँ पर भी एक प्रतिदीप्त उत्पन्न हो रहा है। यानी जे थॉमसन जो कहे थे सही कहे। क्या सही कहे थे? ऋण है, अब ये किधर आ रहा है? कैथोड की तरफ, यानी प्लस होगा तभी किधर आएगा, अर्थात परमाणु के अंदर धनावेशित कण भी पाया जाता है। अब 11th में लड़के जो होते हैं, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे MSc के दौरान जब ये था वहाँ पे एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्या ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन रहा और ये कराया भी गया, समझाया गया। तब तक मेरे अंदर MSc के पहले तक मेरे दिमाग में यही था, जो बुक वाले लिखते हैं कि यही धन किरणीय प्रोटॉन है। यही तुम्हारे दिमाग में है ना? सब बच्चों के दिमाग में यही होगा कि यही धन किरणीय क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन इतना आसानी से निकल जाएगा नाभिक में से, नाभिक में से प्रोटॉन इतना आसानी से निकल जाएगा। सूर्य पे संलयन क्रिया हो रही है, प्रोटॉन टूट रहा है, उसके लिए कितना वोल्ट चाहिए? 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और यहाँ तुम इतने ही वोल्टेज पे क्या उत्पन्न कर दिए? प्रोटॉन उत्पन्न कर दिए। कभी नहीं, वो प्रोटॉन नहीं होते हैं। फिर सर तब होते क्या है? जानते हो क्या थे? यहाँ देखो, परमाणु था पहले उदासीन था, जितना प्लस उतना माइनस। जे थॉमसन आए, कुछ वोल्टेज निकाले, इसमें से क्या निकल गया? माइनस निकल के इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। मगर ये जो बचा था, ये धनावेशित क्या बचा था? परमाणु बचा था कि प्रोटॉन बचा था? धनावेशित परमाणु बचा था। और परमाणु होता बहुत भारी है, और बहुत भारी चीज को त्वरित कराने के लिए ज्यादा बल चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा बल चाहिए। और ज्यादा बल के लिए भाई बैटरी बड़ी होनी चाहिए। उसके लिए वान डे ग्राफ जनित्र जब लगाते हैं तो वास्तव में प्रोटॉन नहीं यहाँ गया है, धनावेशित क्या गया है? परमाणु गया है। क्या गया है? धनावेशित पूरा का पूरा परमाणु उधर चला गया, पूरा प्रोटॉन नहीं गया है। प्रोटॉन नाभिक में से कैसे निकल जाएगा? इतना आसानी से निकलने वाला है? नाभिक संलयन क्रिया होती तब जाकर के वो निकलता है। पूरा का पूरा क्या गया? धनावेशित परमाणु इधर चलने लगा, यही धनावेशित परमाणु आकर के इधर टकराने लगा। तब जाकर के गोल्डस्टीन कहीं न कहीं बाय डिफॉल्ट वो ये मान लेते हैं कि इसमें से धनावेशित कण निकल रहा है, जबकि पूरा का पूरा परमाणु ही क्या था? धनावेशित था। परमाणु में से धनावेशित निकला नहीं था। ये क्लियर कर ले। कुछ समझ रहा? नहीं समझ रहा, कंफ्यूजन हो गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो प्लस चार्ज बचा किसके ऊपर बचा? पूरे परमाणु के ऊपर। तो जो ये चमक इधर उत्पन्न कर रहा है गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में, पूरा का पूरा धनावेशित परमाणु जाकर के चमक उत्पन्न कर रहा है। परमाणु के अंदर से प्रोटॉन निकल के वहां पे नहीं जा रहा है। ठीक है, मगर श्रेय इन्हीं को जाता है, गोल्डस्टीन को ही। धनावेशित धन किरणें देखना उसका नाम है, कैथोड किरण है, उसका नाम क्या है? धन किरणों की खोज। किसकी खोज है? धन किरणें एवं प्रोटॉन की खोज। यानी गोल्डस्टीन धन किरणों की खोज की है, कहीं ना कहीं प्रोटॉन की नहीं। मगर कोई बात नहीं, ये लोग लिखते हैं तो मालूम है। मगर तर्क अब समझ में आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं? आ गया कि नहीं? तब जा करके क्या होगा? एक धनावेशित कण यानी धनावेशित परमाणु की अभी तक खोज हो पाई। धनावेशित कण में प्रोटॉन की अभी हम खोज नहीं कर पाए। हम लोग किसकी खोज कर पाए हैं? धनावेशित कण यानी धनावेशित परमाणु और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है।
ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन कर लिए तो अपना क्या करते हैं, परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर देते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल। और क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। देखो थॉमसन का ये पूरा समझ आ गया ना अच्छे से। मैं बोला था मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर कोर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो। तो क्या हुआ, जे थॉमसन क्या करते हैं, पहले तो थॉमसन जो बोले थे, बात मत करो, थॉमसन तरबूज मॉडल बोले ही नहीं, वो बोले थे प्लम पुडिंग। क्या बोले थे, प्लम पुडिंग। हाँ, अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए हैं जे थॉमसन। वो क्या करते हैं, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या होता है, जब आप चले जाओगे, अब तो हम लोग की तरफ भी आ गया वेस्टर्न कल्चर, वहाँ केक होता था। जे थॉमसन के समय 1897 ईस्वी वहाँ केक था, और हमें अच्छी तरह से याद है कि हम लोग जो है 2010 के बाद केक देखना चालू करें। सर मजाक कर रहे हैं, हाँ भैया जो है तो बता रहे हैं। 2010 मेरा क्या है, 2010 में मेरा 12th था, और 12th के पहले हैप्पी बर्थडे सुनते थे, बड़ा अजीब लगता था। मैं क्लास 5th या 6th में था, तो वहाँ पे जो हैप्पी न्यू ईयर का वो ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता था ना, तो हम लोग उसे रखते थे, कोई देता था बचा करके। और आज के डेट में हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड कहाँ चल रहा है, मोबाइल से जब जमाना ही बदल गया, 10-15 साल में जमाना तो फिर काफ़ी बदल गया है नहीं। तो उनके समय क्या था, उस समय वेस्टर्न कल्चर में केक चलता था, और हम लोग जानते हो भारतीय मतलब नकलची, हाँ सब नहीं नकलची हैं, कुछ उसके पहले भी थे। जैसे आपके क्या हो गया सर, सीवी रमन हो गए, भाभा हो गए, ये ऐसे साइंटिस्ट थे कि इनका नकल वेस्टर्न करता था। मगर एक साथ किसी ने बाई डिफॉल्ट ये सब एक्सपायर हुए ना, वो एरोप्लेन क्रैश करा देते हैं। और उसके बाद से क्या हो गया, जब पूरा का पूरा मतलब ऐसे समझो कि बाई डिफॉल्ट क्या होगा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के फिजिक्स डिपार्टमेंट सब बाहर जाए तो क्या होगा, मेरा डिपार्टमेंट फिजिक्स ही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे बताओ। पूरे भारत के जो महारथी हैं उन सबको ऐसे खत्म एक साथ, कौन पढ़ाएगा फिजिक्स, कहानी खत्म। अब कहानी खत्म तो क्या होगा, कोई बताने वाला नहीं है, तो जाएंगे ना वहाँ पढ़ने, अब वहाँ पढ़ने जाएंगे तो पढ़ाएंगे ही नहीं। कहेंगे अच्छा तुम इंडिया ना लाओ तुम्हें बताते हैं कैसे होता है, कहेंगे ऐसे ऐसे होता है। जैसे एक नॉर्मल टीचर होते हैं ना, कुछ बेवकूफ़ टीचर होते हैं, बच्चे पूछते हैं तो क्या करते हैं, भाग यहाँ से, होता है तो होता है, क्या बताएं क्यों होता है। तो सेम यही हमें लगता है कि भारत के साथ भी ये कंडीशन हुआ, और तब से लेकर आज तक हम लोग नकल ही मार रहे हैं, कुछ नया खोज नहीं पा रहे हैं। बात की बात है कि यहीं के लोग दूसरे जगह जा करके खोज रहे हैं, मगर भारत के लिए तो कोई कुछ ही नहीं कर रहा है। सर आप ही कर दीजिए, क्या करें, हम भी नकलती हैं। चलो प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल में क्या बताते हैं कि जिस प्रकार से मतलब केक के अंदर क्या रहता है, मतलब बीच बीच में, अरे यार वास्तव में प्लम पुडिंग में क्या होता है ना, प्लम मतलब होता है बैर, बैर को प्लम कहते हैं ना। तो उन लोगों के केक, उनके यहाँ केक में क्या होता है, बीच बीच में ऐसे कैंडी पड़ती थी, क्या पड़ती थी, कैंडी, मीठा लगे ताकि, और उसके बाद बीच बीच में क्या रहते थे, वही केक का जो भी मैटर रहता था। तो इलेक्ट्रॉन से ये जे थॉमसन शायद हमें लग रहा केक खा रहे थे, और केक खाने के दौरान क्या हुआ, हमें लगा कि बस बस यही है परमाणु। तो कहते हैं सुन लो, जिस प्रकार से केक में जगह जगह कैंडी होती है और बीच बीच में उसके फ्लेवर फैले रहते हैं, इसी प्रकार से परमाणु के अंदर जगह जगह क्या है, धनावेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन उसी में धंसे हुए हैं, है ना। जो धनावेशित कण है, जो धनावेशित कण है, देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन है, पूरा का पूरा परमाणु जाके टकरा रहा है, धनावेशित परमाणु है, मगर इन लोगों के दिमाग में वायरस क्या गया कि इधर से माइनस निकला, किसी परमाणु में से क्या निकल के आया है, प्लस भी निकल के आया है, जबकि प्लस नहीं निकला था, पूरा का पूरा परमाणु ही जा रहा था। और कहते हैं कि बस जिस हिसाब से केक के अंदर जगह जगह कैंडी होता है और बीच बीच में इसके फ्लेवर फैले होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर भी जगह जगह क्या है, धनावेशित कण है, और बीच में क्या है, ऋणावेशित फैला हुआ है। बड़ा इनका नाम हुआ 1897 में, जब इतना ये नियम कानून लाया, लेकिन बड़े नाम चर्चा, चारों तरफ प्रसिद्धि मिली, सब कुछ हुआ। मगर इन्हीं के चेले अब कौन है जो जड़ खोदेंगे, रदरफोर्ड। गुरु जी का एक्सपेरिमेंट, गुरु जी का लैब, गुरु जी का ही ज्ञान, सब कुछ करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, जो आपके सिलेबस में भी स्टार्ट हो, आपके सिलेबस में स्टार्ट होगा। मगर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले
1911 ईस्वी में शायद ये एक्सपेरिमेंट होता है रदरफोर्ड का, देख लेना सन क्या है। 1911 से स्टार्ट करते हैं। इसी के बीच में ही दो कंडीशन आ गए थे परमाणु को लेकर के, जो आप चैडविक का नहीं देता ना हिस्ट्री, आपके सिलेबस में चैडविक कैसे न्यूट्रॉन की खोज करते हैं इसका दिया नहीं दिया है। चैडविक तो हल्का मचा देते हैं 1911 के पहले तक ही, जिसकी वजह से रदरफोर्ड को मजबूर होकर के एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अब रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट है, कैसे क्या है, वहीं से आपका क्या है सिलेबस है, उसे आज हम क्या करें स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी पीछे की पूरी कहानी बस आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करो। रदरफोर्ड का प्रयोग पहले लिखो और इम्पॉर्टेंट डाल लो। रदरफोर्ड का प्रयोग एग्जाम में अलग आता है, बेवकूफ़ी मत करना। रदरफोर्ड का प्रयोग अलग पूछता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अलग पूछता है। बेवकूफ़ लोग उसका प्रयोग मॉडल सब एक साथ उसी में लपेट के चले जाते हैं। मॉडल अलग है और प्रयोग अलग है। क्या पढ़ने जा रहे हो? प्रयोग। रदरफोर्ड का प्रयोग, प्रयोग पहले करो सबसे रदरफोर्ड का उपयोग करेगा। रदरफोर्ड का प्रयोग, अरे हम सोचा रदरफोर्ड का उपयोग हाँ रदरफोर्ड का चलो उपयोग कर लिया जाए। चलो रदरफोर्ड क्या दिमाग लगाते हैं कि हमारे गुरुजी कौन है? जे थॉमसन। ये क्या दिए हैं कि जगह जगह इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है और उसके चारों ओर क्या है ऐसे धनावेश भी धंसे हुए, सब उसी में गुत्थी है, प्लस माइनस एक दूसरे को खींच करके रखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें हो रही हैं। समस्या जो क्रिएट होता है वो मजबूरी इनकी जो थी, रदरफोर्ड की मजबूरी क्या थी? अल्फा बीटा गामा किरणों का खोज। मतलब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे उन रेडियो एक्टिव पदार्थों से खुद ही क्या निकल रहा था? अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रहा था। अब समस्या ये हो गई कि ये अल्फा बीटा गामा क्यों निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? हमारे गुरुजी तो कह रहे हैं सब उसी में धंसा है, सब उसी में बंधा है, नहीं समझे? सब उसी में क्या है? धंसा है, प्लस माइनस से बंधा हुआ है। फिर भाई कुछ से नहीं निकल रहा है और कुछ से बहुत तेजी से निकल रहा है। यानी क्रांति जो आता है, मतलब फिजिक्स में क्रांति का जो दूसरा स्टार्ट हो रहा है। एक क्रांति कौन लाए थे? कौन लाए थे? न्यूटन, गति के संबंध में। फिर एक क्रांति आती है प्रकाश के संबंध में। फिर एक क्रांति आती है कण के संबंध में। प्रकाश कण है और तरंग है। आप पढ़े होगे आइंस्टीन 1935, आइंस्टीन का एक है ना 1935 में, ऐसे उन्हें मिलता है नोबेल वगैरह, 27 में मिलता है। और अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं? 1897। ये पूरी की पूरी कड़ी उसी में गुत्थी फंसी हुई है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि रदरफोर्ड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यदि ये ऐसा कहते हैं कि परमाणु के अंदर जगह जगह क्या है? धनावेश है, तो हम कुछ आइडिया करते हैं। क्या आइडिया उनका था? ये परमाणु है, थॉमसन क्या कर रहे हैं कि जगह जगह क्या है? धनावेश है और बीच बीच में क्या है? ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे हुए हैं प्लस माइनस, और इनकी संख्या आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। ये ऐसा जे थॉमसन कहें। और रदरफोर्ड कहते हैं यदि ऐसा है तो इसके ऊपर यदि हम क्या करते हैं? अल्फा कण की बमबारी करते हैं। अब अल्फा कण की बमबारी, क्या रदरफोर्ड अल्फा कण निकाल लिए थे स्वयं से? तो नहीं, रदरफोर्ड स्वयं से अल्फा कण नहीं निकाले थे। अल्फा कण रदरफोर्ड के समय निकल रहा था पोलोनियम से। किससे निकल रहा था? फिर आज के डेट में आप रेडियम पढ़े हैं ना, रेडियम, थोरियम, पैलेडियम, ढेर सारे हैं जिनसे निकलते हैं। मगर उनके समय रदरफोर्ड के समय क्या मिला था? पोलोनियम। क्या था? पोलोनियम। और पोलोनियम से एक धनावेशित कण निकल रहा था अल्फा, जिसे आप जानते हैं हीलियम परमाणु का नाभिक कहा जाता है। इसकी खोज हो गई थी, अल्फा कण की खोज हो गई थी। और ये भी पता चल गया था कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। हीलियम परमाणु का क्या है? ये नाभिक का। अब ये लगा दिए दिमाग, क्या है कि अगर ये प्लस चार्ज है और हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि चारों तरफ प्लस फैला हुआ है, तो अगर इसके अंदर हम प्लस को क्या करेंगे? डालेंगे, तो इस प्लस और इस प्लस के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होगा तो ये अल्फा कण इधर निकल नहीं पाएगा, इसी में से जाएगा और कहीं कहीं टकरा करके या तो इसी में रह जाएगा या तो लौट करके इधर आ जाएगा ना। अब इन्हें जरूरत थी एक परमाणु की,
एक यूनिक परमाणु, जबकि जानते हो ना परमाणु कितने सोचे होते हैं। मार्बल की मैं यहाँ पे नींव रखा हूँ ना, इसमें 10 लाख परमाणु है। परमाणु नहीं अणु है। स्याही के कितने हैं? 10 लाख अणु है। फिर स्याही का जो भी फार्मूला हो, ठीक है, उसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, उसमें से एक को निकालना था। बड़ा चैलेंजिंग काम था इनके लिए। सोना ले लिए। क्या ले लिए? सोना, जिसे बहुत आसानी से बेला जा सकता है। और सोने को 0.003, श्योर नहीं, ये वैल्यू में श्योर नहीं हूँ, बहुत पतला बेलते हैं। 0.003 या 1 ऐसे करके है मिलीमीटर। यानी सोने को क्या करते हैं? ऐसे बेल लेते हैं। और जब बेलते हैं तो काम क्या है? बेलने पर परमाणु क्या हो जाएगा? फैलता। जैसे आप रोटी बनाते हो, रोटी बनाते हो क्या इसे कहते हैं? जब इसे काट कर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं जी? लोई। हाँ, लोई लेते हैं। तो पूरा पूरा परमाणु इतना मोटा सा रहेगा कि नहीं? और जब उसे हाथ से ऐसे करके बेलते हो क्या होता है? पतला होता चला जाता है, परमाणु फैलते चले जाते हैं। तो ऐसे वो भी सोने को लेकर के बेलना चालू करते हैं। और बेलते बेलते जितना उनका औकात था उतना बेल डाले। और कितना बेले? 0.001 mm करके, मतलब एकदम पतला, समझ रहे हैं? और इतने पतले के ऊपर अब किसकी बमबारी करेंगे? अल्फा कण की। उन्हें एक एक परमाणु नहीं मिला था, पूरे के पूरे परमाणुओं का एक परत, पूरा समूह बनेगा ना। जैसे मान लो देखो ऐसे बनाया गया, ऐसे परमाणु रहेंगे नहीं जी, बोलो हम बहुत पतला कर देंगे, एक एक परमाणु एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहेंगे। और इसी को वो क्या करते हैं? अल्फा कण की बमबारी स्टार्ट करेंगे। और अल्फा कण की जब बमबारी करते हैं तो उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। मगर अब जब अल्फा कण जाएगा, जैसे यहाँ से ये तो निकाल रहा है, अल्फा कण इसके इस पार लौट करके आया तो क्या उन्हें अल्फा कण दिखाई देगा? क्या आँख से अल्फा कण दिखता है क्या? उन्हें कैसे पता चलेगा कि अल्फा कण निकल गया कि लौट आया? हाँ, कुछ पर्दा लगाए थे। जो पर्दा लगाए थे उसी पर्दे का नाम क्या है? स्फुरदीप्तशील पर्दा। क्या नाम है? स्फुरदीप्तशील पर्दा। यानी देखो इतने प्रयोग के पहले अल्फा कण पे कितना रिसर्च हुआ। अल्फा कण जब किसी स्फुरदीप्तशील पर्दे से टकराता है तो चमक उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चमक। और अल्फा कण जब टकराएगा चमक उत्पन्न होगा तो जुगाड़ कर लिए। क्या जुगाड़ कर लिए? इस फिल्म के चारों ओर वो पर्दा लगा दिए। क्या लगा दिए? पर्दा। और पर्दा लगाने के बाद अभी हम सिस्टम समझाएंगे, पहले पूरा समझो। पर्दा लगाने के पश्चात इधर से बमबारी करते हैं। और बमबारी करते हैं तो जानते हैं, क्या सोचते हैं कि यदि लौटेगा तो इधर आएगा, यहाँ चमकेगा, इधर आएगा तो यहाँ चमकेगा, सीधा निकल जाएगा तो यहाँ चमकेगा, इधर चारों तरफ चमकेगा कि नहीं? और चमक देख के हम जान जाएंगे कि ज्यादा ये कहाँ जा रहा है। इतना जब पूरा वो क्या करते हैं? सोच लेते हैं, तब कहते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट हो जाना चाहिए। और आपके बुक में सीधा एक्सपेरिमेंट देता है, इतनी कहानी को समझाता नहीं। अब बस आप रटे रटे रटाना पड़े, चलते चले आते हैं रट करके, कैसे हो गया वैसे हो गया। अब समझा? अब रदरफोर्ड के पास हर चीजें सिस्टम है। एक इनके सामने क्या है? टारगेट है। क्या टारगेट है? कि परमाणु में जगह जगह धनावेश है, जगह जगह इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक इनके अस्त्र के पास है अल्फा कण, जो कि धनावेशित है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अल्फा कण का एक गुण है कि किसी स्फुरदीप्तशील पर्दे से टकराएगा तो चमक उत्पन्न करेगा। अब उसके हिसाब से ये एक परमाणु पे क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक परमाणु की एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। एक परमाणु कहाँ से प्राप्त कर लेंगे उस समय वो भी, बल्कि पूरी पूरी परमाणुओं का क्या था? समूह ही था। क्या था? समूह ही था। और उस समूह के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखना कुमार मित्र ने फिगर बनाया है समूह वाला, देखो। सबसे पहले पोलोनियम। अब देखो इधर कहानी ध्यान में आएगा तो आपको फिगर बनाने आना चाहिए। ये रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व से बहुत खतरनाक रेडिएशंस निकलते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। इस वजह से इसे कंक्रीट की मोटी दीवारों के अंदर रख करके पोलोनियम को यहाँ रख दिया जाता है। और यहाँ से फिर क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेंगी। और होते तो कई परमाणु हैं, परंतु एक परमाणु पर ही आपको पूरा का पूरा अध्ययन करना है। ये परमाणु हो गया, क्यों बात कर रहे हो? ये क्या हो गया? स्फुरदीप्तशील पर्दा, फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंट ट्यूब।
और एक यहाँ पे लगाते हैं गड़क जो काउंट करता है कि यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं। डब्लू जैसा रहता है, डब्लू ही बना ये गड़क है। ये गड़क पूरे ऐसे स्क्रीन पर जहां चाहोगे स्लाइड करके ऐसे लेकर के चले जाओगे। नहीं याद है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में? सर ये क्या है? डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में कुछ था? क्या काम करता था? इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ कम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयनन। अब याद आ गया ना? चल वैसा ही कुछ ये पूरे स्क्रीन पर इधर इधर क्या करेगा, घूमेगा। अब ये बेचारे क्या करते हैं, बमबारी जब करते हैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित रिजल्ट प्राप्त होता है। कितना? लगभग 99, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक का मैं बोल रहा हूँ, संख्या कि जितना वो किरण डालते हैं यहाँ से अल्फा कण, उसकी संख्या का लगभग 99.8% सीधा चला जाता है। अब वो 99.8 देख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। खैर इतने बारीकी से वो जरूर दे रहा हूँ, नहीं तो बुक में क्या लिखता है, अधिकांश सीधे चले जाते हैं। ये बचने का एक तरीका है, ये बचने का एक तरीका है कि अधिकांश कैसे चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। छोड़ो कितना परसेंट, में भी 99.8% अल्फा कण सीधे चले जाते हैं। बस यहीं से इनके गुरुजी का बैंड बज गया। गुरुजी क्या कहे थे कि जगह जगह धनावेशित कण है, सर आप करें जगह जगह धनावेशित कण है, मगर इधर अल्फा कण तो मेरा सीधा चला गया, इसे कोई रोक ही नहीं रहा है। हाँ आ गया ना? हाँ, आ जाएगा, पूछ ही नहीं सकते क्लास में तो पूछ ही नहीं सकते, कुछ छोड़ता ही नहीं, कहाँ पूछोगे। चलो क्या है, जगह जगह क्या नियम था, जगह जगह प्लस है, ये है था। कौन थे? जे जे थॉमसन। अगर ऐसा है कि सीधा जाता लौट के आता, परंतु ऐसा नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये जो आपका है गड़क, हमारे जो मिश्रा सर थे, ओपी मिश्रा सर, वो हम लोग को ये पढ़ा रहे थे, कहीं देख यहाँ से ऐसे चला था तो बोला था गढ़, यहाँ एक है गढ़ गढ़, यहाँ एक गढ़ 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 गढ़, मतलब गढ़ गढ़ मतलब क्या है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण आ रहा है। तो यहाँ एक आ रहा था, एक दो आ रहे थे, और इधर भयंकर एकदम। तो गड़गड़ गड़गड़ का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण ज्यादा डिटेक्ट कर रहा है, इस चीज को ज्यादा डिटेक्ट करके यहाँ पे क्या रहा है वो बता रहा था। और फिर क्या इधर आएगा ऐसे हो करके, फिर वही कहानी बड़ा बढ़िया, मतलब कि एक ऐसे वो हमें समझाए फिजिक्स को कि मैं 12th के बाद ही बता तो रहा हूँ ना, फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। अब समझ में आई ये कहानी। तो ये गड़क जो है वो काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या है यहाँ से स्कैटर्ड हो रहे हैं। इसे प्रकीर्णन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन। अल्फा कण का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इसे बोलते हैं। यहाँ से अल्फा कण आया और क्या हो गया, उसका प्रकीर्णन हो गया, प्रकीर्णन होकर के कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। समझ में आ गया? तो यानी पहला प्रयोग में क्या लिखोगे? अब कहानी जब एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, इतना बड़ा कहानी लिखोगे, लिखते लिखते तुम 3 घंटे में नहीं लिख सकते हो जितना मैं बोल दिया। तुम कहाँ से लिखोगे? यहीं चालू करोगे कि अल्फा कण की बमबारी करते हैं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं और उन परिणामों से निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहला परिणाम, अधिकांश अल्फा कण सीधे चले जाते हैं। तो क्या निष्कर्ष है? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, हाँ खाली है एकदम। कुछ अल्फा कण मुड़ जाते हैं। अब कुछ अल्फा कण मुड़ जाते हैं, 3 तरीके से मुड़ते हैं। कुछ न्यून कोण, अब यहां देखो, जो नाभिक से जाके टकराएगा प्रति 20,000 में से 1 अल्फा कण लौटने रेशियो ये रहता है। यानी जैसे 1 लाख डाले तो 20 पंजे 100, तो 5 अल्फा कण सीधे आ गए और बाकी 5 बचे तो जो भी है 99,995। ये इनमें से जो 900 है, 99,900 है, वो तो सीधे चले गए। अब सपोज करो
मैं 1 लाख अल्फा कण ले रहा हूँ, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख अल्फा पार्टिकल डाला, उसमें से 5 कहाँ आए, लौट आए, ठीक। और 5 लौट आए तो बचे 900, मतलब 95 बचे। उन 95 में से 90 कैसे चले गए, सीधे चले गए, मतलब 99,990 कैसे चले गए, सीधे चले गए, 99,990 सीधे चले गए, 5 लौट के चले गए, बचे 5, कोई उन 5 में से कोई इधर गड़ कर रहा है, कुछ 2-3 इधर एक आ गया गड़ कर रहा है, 2 इधर भाग गए गड़बड़ कर रहा है, समझे। और बाकी जो 99,990 है कि यहाँ पे गड़बड़ की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। अब समझ में आया, तब जा करके थोड़ा बहुत जे थॉमसन की इज्जत बची कि कहीं न कहीं हमारे गुरु जी जो कल्पना करे थे वो तो बड़ा सही कल्पना करे थे कि धन कण है, मगर कल्पना ये कि जगह जगह फैला है ये गलत है, बहुत ही छोटे से भाग में है। अब इतने छोटे से भाग में है जिसके कारण 99,990 सीधे चले आ रहे हैं। जो छोटे से भाग से टकरा रहे हैं वो 5 लौट करके कहाँ चले आ रहे हैं, उधर ही चले आ रहे हैं। यानी जो ये छोटा सा भाग है, नाभिक है, इसी में पूरा का पूरा धनावेश समाहित है, जिसे आगे चल के क्या कहा गया, प्रोटॉन। क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। और ये अत्यंत दृढ़ है, तभी तो टकरा करके लौट आ रहा, नहीं तो सीधा चला जाता है। और प्रत्यास्थ है, यहाँ पे प्रत्यास्थ शब्द का मतलब है दृढ़, तो चलो क्लियर है भाई, भेद नहीं पाया, दृढ़ है, मगर पूर्णतः प्रत्यास्थ है। जानते हो अल्फा कण जिस वेग से गया था उसी ऊर्जा के साथ लौट करके चला भी आया। ये नहीं कि टकराने के बाद इसकी एनर्जी कुछ क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि यदि एनर्जी कम हो जाती तो टक्कर क्या था, अप्रत्यास्थ। पढ़े हुए लेवल में प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघटन पढ़े हो कि नहीं। तो यानी अल्फा कण जाता है, नाभिक से टकराता नहीं है, बल्कि होता क्या है, देखो अल्फा कण ऐसे जा रहा है, नाभिक है, इसमें ढेर सारे प्रोटॉन है, इसके लिए प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण होते होते इसकी एनर्जी कम होने लगती है, कम होते होते इसके बहुत करीब पहुंचने पे लगभग शून्य हो जाता है। शून्य होने के बाद ऊर्जा संरक्षण का ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है। यानी ये क्या होता है, अपनी दिशा को बदल करके उसी गति ऊर्जा से वापस लौट करके चला आता है, अर्थात नाभा जो एकदम सीधा गया, और जो इसके पास से एकदम गुजरा इधर मुड़ गया। आ रहा नहीं समझ में, जो मतलब कि कहने मतलब थोड़ा दूर से जो गया वो न्यून कोण पे मुड़ा, देखो ये न्यून कोण है, और जो एकदम पास से गया वो ऐसे मुड़ गया, यानी किस कोण पे, अधिक कोण पे मुड़ गया। तो कुछ सीधे चले गए, कुछ न्यून कोण पे मुड़ गए, कुछ अधिक कोण पे मुड़ गए, कुछ सम कोण पे मुड़ गए। आया। अब जब इतने एंगल पे मुड़े हैं तो इसके हिसाब से उनके गुणों का क्या किया गया है, मतलब प्रयोग से जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट से क्या निष्कर्ष, धड़ाधड़ सुनो चलो। अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, निष्कर्ष परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। प्रति 20,000 में से एक अल्फा कण टकरा करके वापस चला आता है, अर्थात परमाणु के केंद्र में एक बहुत छोटा सा दृढ़ धनावेशित भाग है। ठीक है, छोटे से भाग में, पूरे भाग में नहीं है। कुछ अल्फा कण अधिक कोण तथा न्यून कोण पे मुड़ जाते हैं। जो अल्फा कण नाभिक के पास से या उससे थोड़ा दूरी पे जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के कारण न्यून कोण या अधिक कोण पे मुड़ करके चले जाते हैं। हाँ सही बात है। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है कि भाई अब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है, क्यों जी, यही ना, इलेक्ट्रॉन जो ये अल्फा कण जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उससे क्या करता है, अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला आता, यही कह रहे हो ना। अच्छा, अल्फा कण क्या है, हीलियम परमाणु का नाभिक, यानी बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत बड़ा है। अब फिर आ जाओ कक्षा 11 में संघट में मैं पढ़ाया था, नहीं मैं नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, शक्ति सर पढ़ाए होंगे। वहाँ पर एक टॉपिक है संघट में, जैसे ट्रक आए और साइकिल को क्या मार दे, धक्का मार दे, तो क्या हो जाएगा, ट्रक पीछे चली जाएगी। नहीं भाई, संवेग परिवर्तन का नियम है, साइकिल वाला तो क्या होगा, 3 गुना वेग से जाएगा, मगर ट्रक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। सेम वही कहानी यहाँ पे, अब समझना।
इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है उसके रिस्पेक्ट में कि जो अल्फा कण है इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब रखेगा, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। सुनो, जड़त्व के कारण होता है। जैसे आप जड़त्व में पढ़े थे, खिड़की तेजी से गोली मार देते हो, फूटता नहीं है, सीधा चला जाता है। ऐसे ही अल्फा कण का यदि आप वेग कम कर दो, क्या कर दो, वेग कम कर दो, तब वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकता है, हो सकता है क्रिया करके ले करके जाए। परंतु उच्च गतिज ऊर्जा वाला ही अल्फा कण नाभिक के अंदर मतलब परमाणु के अंदर जा सकता है, कम वाला उसके अंदर नहीं जा सकता है। और हाई जब एनर्जी के साथ भेजते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जड़त्व का गुण रहता है, जिसके कारण छोटे छोटे कण जो है, हम चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, आप जा रहे हैं तो जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है। आप बड़े हो गए, मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछारी की जाती है। कहाँ पे, उसमें नाभिकीय रिएक्टर में। क्यों मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछारी की जाती है? अब वहाँ वो भी हम पढ़ाएंगे। पूरी केमिस्ट्री जो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री है सब एकदम क्लियर करके रखेंगे एकदम। अब समझ में इंटरेक्शन क्यों नहीं होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों नहीं इंटरेक्शन करता है? क्योंकि हीलियम परमाणु का नाभिक इतना हैवी है, इतना इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है कि छोटे से साथ क्या होगा बताओ। अंबानी हमारे घरे से आए जाए, पूछें का वो रोहित का हाल बता, तो अभी का हो सकता है, कब न पूछे, और पूछे ही कब, जब रोहित तिवारी से काम रहे, तब तो भाई क्यों रहा, तब तो आया पड़े न दुआरे, नहीं समझे? हाँ, जब वही मतलब अल्फा कण मतलब अंबानी और इलेक्ट्रॉन मतलब हाँ रोहित तिवारी। अब का हो जाए ऐसे कंडीशन में, अब अंबानी जब वहीं अपने BMW जथा से आवे, तब ऐसे हमारे घरे से गुजर जाए तो हम क्या करब? अंबानी के संगे संगे दौड़ब, जाबो न करब, जाना थे जावे तो कोई मुतलबे नहीं में चिन्हबे नहीं करी ना। हाँ, मगर अंबानी जब स्पेशली हम ऐसे काम रहे तब वहीं अब वो स्पीड से तो ही ना ब्रेक व्रेक मरबे करी, जब मरीज का जब अच्छा निकल जाए, हम बढ़िया से मिल लिया जाए, क्या बात है? आया नहीं समझ में? आया ना? बोलो। तो ये होता है गति ऊर्जा। अगर एनर्जी आपके पास ज़्यादा है तो छोटे छोटे कणों को भाव नहीं देंगे, और एनर्जी अगर आपकी कम है तो भाव देंगे, मगर कम एनर्जी वाला यहाँ आ ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया? अब कल इसके बारे में क्या करेंगे, लिखवा देंगे। कल से आपका क्लास एकदम मतलब कि रिटेन के साथ साथ चालू होगा। अभी 2 दिन से क्या चल रहा है, प्रवचन नहीं चल रहा है। हाँ, सोने नहीं, सोने पे करे थे, अभी और बताएंगे। प्लेटिनम पे करे हैं, चांदी पे करे हैं, तब जाकर के पता चला कि सब में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है। बंद कर दो।